सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हरित गृह प्रभाव के विषय में, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, इसके अलावा इनसे क्या दुष्प्रभाव होता है और कैसे इनसे बच सकते हैं हम, और ओजोन परत क्या है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, केवल और केवल आप लोग के डीएलएड के लिए नहीं बल्कि यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा चिंता का विषय यही है, जो कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आप लोगों को पता है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इससे बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं नई नई, और लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो हानिकारक गैसें हैं जिनकी मात्रा बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन वायुमंडल में, तो यहाँ पर हरित गृह प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग, इनमें क्या अंतर है ये भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, यानी कि हरित गृह प्रभाव क्या है। अब यहाँ पर हम जानेंगे हरित गृह प्रभाव क्या है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो सबसे पहले हरित गृह प्रभाव क्या है। तो देखिए, हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण द्वारा सूर्य की कुछ % ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन को संभव अथवा समर्थ बनाने के लिए रोक ली जाती है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो हरित गृह प्रभाव है इसके अंतर्गत सूर्य की कुछ ऊर्जा को पृथ्वी पर ही रोक लिया जाता है। किस लिए रोका जाता है यह भी हम जानेंगे। वातावरण द्वारा सूर्य की रोकी गई ऊर्जा किसी न किसी प्रकार से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि करती है। सर्वप्रथम सन 1901 में ग्रीन हाउस शब्द का प्रयोग निल्स गुस्ताफ एल्कोल्म द्वारा किया गया था, जिससे वायुमंडल में एक सामंजस्य बना रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, हरित गृह प्रभाव का कार्य, यह कैसे कार्य करता है। दोस्तों देखिए, ठंडे क्षेत्रों में फसलों को कांच के घरों में उगाना हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण है। ठंडे प्रदेशों का मतलब क्या है, आपको पता है, जहां पर बहुत अधिक ठंड होती है, बर्फबारी होती है, वहां पर सूर्य की किरणें, यानी कि वहां पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम प्राप्त होता है लोगों को। तो ऐसी जगहों पर किस तरीके से हम फसलों को उगाएं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, फसलों को कांच के घरों में उगाया जाता है, यानी कि बड़े बड़े कांच के नीचे फसलों को उगाया जाता है। और इसके अंतर्गत फसलों के उत्पादन के लिए ठंडे प्रदेशों में बृहद स्तर पर कांच के घरों का निर्माण किया जाता है, यानी कि बहुत ही बड़े स्तर पर, क्योंकि ढेर सारी फसलों को उगाना होता है तो बहुत ही बड़े स्तर पर कांच के घरों का निर्माण होता है। जब सूर्य की ऊर्जा इन कांच के घरों को पार करके पौधों तक जाती है तो पौधों द्वारा सूर्य की ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। यानी कि जब सूर्य की ऊर्जा इन पौधों तक पहुंचती है, पौधों तक पहुंचेगी कैसे, चूंकि पौधों के ऊपर क्या है, पौधों के ऊपर कांच की लेयर लगी हुई है। तो जब सूर्य की किरणें जब आती हैं पौधों तक तो पहुंचती है, तो पौधे जब इसको अवशोषित कर लेते हैं तो फिर ये ऊर्जा जब वापस जाना होता है इसको, तो ये जा नहीं पाती। क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि जो कांच की लेयर होती है, जो कांच की लेयर होती है या ऊष्मा को बना करके रखती है, ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती, यानी कि बाहर ऊष्मा नहीं निकल पाती। जो ऊष्मा एक बार आ गई कांच के थ्रू इस पौधे के पास, वह ऊष्मा जल्दी बाहर नहीं निकल पाती है। कैसे, कांच के थ्रू फिर बाहर नहीं निकल पाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, पौधों के द्वारा सूर्य की ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है जो ग्रीन हाउस को गर्म रखती है। कांच इस ऊष्मा को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देता, यानी कि कांच क्या करता है, फिर वापस नहीं जाने देता है। इस प्रकार ये अतिरिक्त रोकी गई ऊष्मा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हरित गृह प्रभाव किस तरीके से कार्य करता है और किस तरीके से ठंडे प्रदेशों में कांच के घरों में पौधों को उगाते हैं, यानी कि वनस्पतियों को उगाते हैं, फसलों को उगाते हैं। इसलिए कांच के घरों का प्रयोग करते हैं। कांच का प्रयोग करते हैं कि कांच के थ्रू जब एक बार ऊष्मा पौधे तक पहुंचती है तो पौधे क्या करते हैं, सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और फिर ये ऊष्मा वापस नहीं जा पाती है, क्योंकि कांच क्या करता है, जाने नहीं देता है ऊष्मा को। तो इस तरीके से जो ऊष्मा पृथ्वी पर आ गई वो ऊष्मा वापस सूर्य तक नहीं पहुंच पाती है, यानी कि वह ऊष्मा वापस पृथ्वी से ऊपर नहीं जा पाती, सूर्य के पास नहीं जा पाती। तो क्या होता है, इससे पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ता है।
और इसी पृथ्वी के तापमान के बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव कहते हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब इसके बाद देखिए पृथ्वी के तापमान में वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग, आज का सबसे ज्यादा चिंता का विषय यही है, पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखिए धरती का बढ़ता तापमान या ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडल में उष्मारोधी गैसों, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड तथा मेथेन आदि की मात्रा बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि होने के कारण धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रकृति में भिन्न भिन्न संकट उत्पन्न हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली गैसों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, इसके अलावा सल्फर और भी बहुत सारी गैसें हैं जो कि क्या कर रही हैं, पृथ्वी के तापमान को लगातार बढ़ा रही हैं। और जो गैसें पृथ्वी के तापमान को लगातार बढ़ा रही हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव क्या है। देखिए दोस्तों विश्व जलवायु एवं मौसमी दशाओं में परिवर्तन हो रहा है। जब एकाएक जो वायुमंडल है इसकी गैसें प्रदूषित हो रही है, यानी कि जो शुद्ध वायु है वो कहीं ना कहीं घट रही है, अशुद्ध वायु की वजह से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो इससे जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा है, मौसमी दशाओं में भी परिवर्तन हो रहा है। कभी कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी कभी सूखा ही रह जाएगा। तो तापीय वृद्धि से सूखे की समस्या में वृद्धि हो रही है। समुद्र के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं व कई खतरनाक वायरस की उत्पत्ति और नवीन बीमारियां भी क्या हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब इसके बाद हम देखेंगे ओजोन परत किसे कहते हैं। दोस्तों ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से लेकर के 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों ओजोन परत, सिर्फ आप इतना समझिए कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक देती है, यानी कि वह उन किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, जिससे वो खतरनाक किरणें हमारी पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। और क्योंकि अगर वो पृथ्वी पर आती तो हमें विभिन्न प्रकार के बहुत सारी बीमारियां होती उन किरणों की वजह से। तो इन किरणों को 93 से 99% तक की मात्रा को यह क्या करता है, इन किरणों की रोक देता है। कौन? ओजोन परत। तो ओजोन परत एक तरीके से हमारी पृथ्वी पर रक्षक परत कह सकते हैं, हमारी पृथ्वी का एक रक्षक परत है, हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। और जो ओजोन परत है यह कहाँ पाया जाता है? यह समताप मंडल में पाया जाता है। याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। और समताप मंडल में आपको पता है कि वायुयान उड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या होता है, नियत रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग, इसके अलावा आपने देखा हरित गृह प्रभाव। इन सभी को अगर मैं कम करने की बात करूं कि इनसे कैसे हम बच सकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर एग्जाम में पूछता है कि इनसे बचाव कैसे हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग कम हो, हरित गृह प्रभाव, हमको इन सब के लिए सिर्फ एक ही काम करना है। अधिक से अधिक हमें क्या करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं अपने आसपास, जहां पर भी हमें जगह मिले वहां पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने हैं। इसके अलावा हमें कोशिश करनी है कि हम इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें, हम CNG से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करें, हम पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का कम प्रयोग करें, और जहां तक हो सके हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की कोशिश करें। यही सब हम कर सकते हैं हरित गृह प्रभाव को रोकने के लिए और किसको, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आज आप लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी, मुझे उम्मीद है कि आज जितनी चीजें आपने यहाँ पर पढ़ी, चाहे आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा हो, दोनों ही आपको समझ में आया हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहें। सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और सभी विषयों के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों अधिक से अधिक लोग चैनल को ज्वाइन करिए और सभी विषयों की तैयारी बेहतर करिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके ही जाइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी कॉलेज के ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षु तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन इन वीडियोस को देख करके पढ़ करके लाभ ले सके एग्जाम में। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।